अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स का जो तीसरा यूज़ था कार्बन डेटिंग उसके ऊपर। मैंने ये बताया था कि हम जो हमारे डेड बॉडीज़ हैं जैसे कि प्लांट्स हैं या कोई भी एनिमल है उनकी एज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग के अंदर। लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों तक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स का क्या यूज़ है? तो रेडियो आइसोटोप्स के बेसिकली हमने 3 यूज़ देखे हैं। पहला यूज़ था इसका ट्रेसर और दूसरा यूज़ था इसका मेडिकल में। ये दोनों के दोनों यूज़ हमने इसके देख लिए हुए हैं, पढ़ लिए हुए हैं। इसके वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप यूट्यूब पे सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। अब हम इसका तीसरा यूज़ पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स का, उसका नाम है कार्बन डेटिंग। तो समझेंगे कि ये कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मौजूद होती है, कार्बन 12। लेकिन ये जो कार्बन 12 है ये रेडियो एक्टिव नहीं होती, ये नॉर्मली होती है। तो ये रेडियो एक्टिव बन जाती है। कैसे बन जाती है? आपको पता है कि कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं हमारी अर्थ पर। उसके अलावा हमारी अर्थ में भी पहले से बहुत सी बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद है और भी किसी न किसी रिएक्शन की वजह से ये कार्बन 14 बन जाती है, जो कि एक रेडियो एक्टिव कार्बन है। यही कार्बन 14 पौधों के अंदर भी जाती है, जानवरों के अंदर भी जाती है। जानवर सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, चीज़ें खाते हैं। जैसे कि जो पौधे होते हैं ये सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन 14 मौजूद होती है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। तो उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए कार्बन 14 चले जाती है इन पौधों के अंदर। फिर ये यहाँ से जो फल आएगा, ये जो भी चीज़ें आएंगी वो हम खाएंगे तो वो कार्बन 14 हमारे जिस्म के अंदर भी आ जाएगी। तो जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके अंदर तकरीबन कार्बन 14 मौजूद होती है। और ऑलमोस्ट हर एक जिंदा बॉडी के अंदर इसकी जो रेशियो है, जो क्वांटिटी है वो सेम होती है। मतलब जितनी एक पौधे के अंदर होगी उतनी ही एक इंसान के भी अंदर होगी, उतनी ही एक जानवर के अंदर भी होगी। तो इसकी जो रेशियो है ये तकरीबन तकरीबन सेम रहती है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधे हो। अब होता क्या है कि कार्बन 14 जब जाती है किसी भी लिविंग थिंग के अंदर तो वो वहाँ पे वो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कार्बन 14 ब्रेक डाउन होकर कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाती है स्टेबल फॉर्म में। उसको टाइम लगता है। और जैसे ही कुछ कार्बन के एटम टूटकर नए कार्बन एटम में कन्वर्ट होते हैं तो फिर बाहर से मजीद कोई कार्बन 14 आ जाती है, उसी तरीके से सांस लेने के जरिए या खाना खाने के जरिए। तो ओवरऑल जब तक तो कोई बॉडी जिंदा रहती है ना, उसके अंदर कार्बन 14 की जितनी मिकदार होती है वो उतनी ही रहती है, वो कम नहीं होती। जैसे ही कम होना शुरू होती है बाहर से हम और कार्बन 14 किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं। तो जब तक कोई बॉडी जिंदा है उसके अंदर कार्बन 14 की एक स्पेसिफिक मिकदार मौजूद रहेगी। मैं अभी समझाने के लिए फर्ज कर लेता हूँ कि एक जिंदा बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 है उसके तकरीबन तकरीबन 50 एटम मौजूद हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज जी ये दरख्त हमने काट दिया या कुछ भी ऐसा होगा कि ये कट गया और ये जमीन के अंदर ही दफन हो गया। तो ये अब जमीन के अंदर कई साल तक पड़ा रहा। तो एक दिन हमने इसको जमीन के अंदर से निकाला और अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो दरख्त है जमीन के अंदर गया इसकी कितनी एज है, कितना ये साल पुराने हैं। तो सबसे पहले इसका एक सैंपल लिया जाएगा और सैंपल में देखा जाएगा कि कार्बन 14 अब इसके अंदर कितनी है। तो टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर जो कार्बन 14 है ना, वो तकरीबन तकरीबन उसके सिर्फ 25 एटम बाकी रह गए हैं। कितने रह गए? सिर्फ 25 एटम बाकी रह गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 25 एटम थे वो कार्बन 14 से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? कार्बन 12 के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन 25 एटम अभी बाकी हैं। तो ये चीज तो हमने पहले पढ़ी हुई है कि जब आधे एटम्स टूटकर स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाएं, इस टाइम पीरियड को कहते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि इन 50 में से जो 25 एटम्स हैं वो तो बन गए हैं स्टेबल और 25 अभी बाकी हैं जो कि अनस्टेबल हैं। तो आधे एटम्स को टूटकर स्टेबल में कन्वर्ट होने का टाइम होता है हाफ लाइफ।
तो 25 एटम्स को टूटकर स्टेबल में कन्वर्ट होने में हाफ लाइफ का टाइम लगा होगा, और कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है ना, वो हमारे पास होती है 5730 साल। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा हुआ कि जैसा कि अभी सैंपल दिया, सैंपल के अंदर सिर्फ 25 एटम बाकी हैं। एक जिंदा बॉडी के अंदर 50 होते हैं, इस मुर्दा के अंदर 25 बाकी है, मतलब 25 टूट गए हैं। 25 टूटने में हाफ लाइफ लगी होगी, और एक हाफ लाइफ कितनी होती है, 5730 साल होती है। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि ये जो दरख्त है ये कितने साल पुराना है, ये 5730 साल पुराना है। तो देखें, इस तरीके से हम एक जिंदा बॉडी और एक मुर्दा बॉडी के बीच में कार्बन 14 की क्वांटिटी को, उसकी रेशियो को कंपेयर करके उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सारे प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। क्लियर? अब आपके माइंड में ये चीज आ सकती है कि जो पुराने जानवर हमें मिलते हैं जैसे डायनासोर हैं या और भी चीजें हैं, हम उनकी भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से। लेकिन आगे मैं जाके कुछ चीजें बताऊंगा कि कार्बन डेटिंग से हर किसी की एज नहीं फाइंड की जा सकती। कुछ बॉडीज हैं जिनकी की जा सकती है, और क्या कंडीशंस है फाइंड आउट करने की वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। हाँ, एक चीज ध्यान में रखें कि जब कोई बॉडी जिंदा है ना, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पौधे हैं, इनके बीच में कार्बन 14 की मिकदार तकरीबन तकरीबन सब में इक्वल होती है, तकरीबन इक्वली होती है। और ये जो एज होती है ये भी एक अंदाजा ही होता है, ये एग्जैक्ट एज नहीं होती कि एक एक दिन का हम कह देंगे ऐसा ही है। ये तो बस एक अंदाजा हमने लगाना होता है कि कितने साल पुरानी है, तो वो अंदाजा हमें इजीली लग जाता है इन चीजों से। अब हम कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन को प्रॉपरली देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एज ऑफ अ डेड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द लाइव एंड डेड ऑब्जेक्ट। कि आप जिंदा और मुर्दा ऑब्जेक्ट के अंदर कार्बन 14 की एक्टिविटी को देखकर कि कितने कार्बन 14 के एटम बाकी बचे हुए हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो कितनी पुरानी है, उसकी एज को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्बन डेटिंग आपको समझ आया होगा। मजीद इसको समझते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन डेटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, क्या हर एक की लाइफ फाइंड की जा सकती है किसी भी की भी, या बस कुछ खास चीजें जिनकी एज फाइंड आउट की जा सकती है। अब इसकी लिमिटेशंस को देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, इट ओनली वर्क फॉर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स अप टू अराउंड 50,000 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि इससे सिर्फ ऑर्गेनिक मतलब जिंदा चीजें जो कि ग्रो करती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ वो जो 50,000 साल तक पुरानी हो। अगर 50,000 साल से भी पुरानी कोई बॉडी है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का अमल यूज नहीं किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि 50,000 पुरानी चीज को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसकी एज फाइंड आउट की जा सकती है कार्बन डेटिंग से। इससे ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे हम, फिर हम कोई और मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से ये ध्यान में रख लेंगे जो डायनासोर हैं वो 50,000 साल से भी पुराने हैं, तो उनकी एज कार्बन डेटिंग से फाइंड आउट नहीं की जा सकती। उसकी रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, जिस वजह से कार्बन डेटिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए भी हम कार्बन डेटिंग जैसे ही मेथड यूज करते हैं, लेकिन उसमें कार्बन के एटम को नहीं देखा जाएगा, कोई और एटम होगा उसकी हाफ लाइफ का अंदाजा लगा के एज फाइंड आउट की जाएगी। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन देखते हैं इसकी, इट्स नॉट सूटेबल फॉर नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। कि ये नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब कि जैसे कि आपके पास पत्थर हैं या मेटल हैं, मिसाल के तौर पर आपको कहीं से पुराने कोई सिक्के मिलते हैं, कोई कोई बर्तन मिल जाते हैं पुराने, किसी पुरानी तहजीब के, तो आपको फाइंड आउट करने हैं कि ये जो बर्तन है या ये जो सिक्के हैं ये कितने पुराने हैं। तो आप कार्बन डेटिंग से नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कार्बन 14 सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये उनमें ही पाई जाती है। इन वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो कि नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, इनके लिए मेथड कुछ और है इनकी एज फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे फाइंड आउट की जाती है इनकी एज, इनके लिए कार्बन 14 तो यूज नहीं कर सकते, फिर कौन सा एटम यूज किया जाए, तो उसकी बात आगे जाके हमने करनी है। फिलहाल ये याद रख लें कि इसकी लिमिटेशन में ये दोनों पॉइंट्स आते हैं कि ये पहली लिमिटेशन ये है कि इसको सिर्फ जिंदा चीजों के लिए यूज किया जाता है, और जिंदा चीजें भी कितनी पुरानी होनी चाहिए, 50,000 साल तक। अगर 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी कोई चीज थी तो उसके लिए नहीं फाइंड आउट किया जाएगा।
दूसरी चीज़ कि ये नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज नहीं फाइंड आउट कर सकता कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन 14 को यूज़ करके आप पत्थर की, मेटल्स की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब तीसरी इसकी जो है वो ये है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय कंटेमिनेशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि ये जो कार्बन डेटिंग की जो एज है ना, ये इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से भी बाज़ औक़ात एज में फ़र्क आ जाता है। मतलब मे बी समटाइम्स किसी जगह कार्बन 14 की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पर जो बॉडी मरी होगी या दफन होगी उसमें कार्बन 14 की मिकदार जल्दी कम नहीं होगी, तो फिर उसकी एज भी थोड़ी सी हमें कम ही शो होगी। मे बी उसकी एज ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर चुका हूँ पहले कि ये जो मेथड्स होते हैं ये अंदाजे के लिए होते हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये अंदाज़ा लगाने के लिए होते हैं कि कितने साल पुरानी है बस। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी कार्बन 14 की, वो हमने कर ली। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस। मतलब ये जो मैं बात कर रहा था ना कि मेटल्स और रॉक्स की एज नहीं फाइंड आउट की जा सकती कार्बन 14 की, तो फिर कैसे फाइंड आउट की जाएगी, अब उसकी बात करेंगे। अगर आपको इनकी एज फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे। इनकी एज के लिए हमने रखा हुआ है पोटाशियम 14 को। पोटाशियम 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है और फाइनली एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है आर्गोन। आर्गोन 40 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारा काम होने में कितना टाइम लग जाता है उसे, 2.4 10 टू रेज टू पावर 8 ईयर्स, इतने साल लगते हैं पोटाशियम को आर्गोन में कन्वर्ट होने में। तो हम अपनी जो पत्थर हैं या जो पहाड़ हैं उनकी उम्र को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं तरीकों से। हम देखेंगे कि उसके अंदर पोटाशियम के कितने एटम मौजूद हैं और आर्गोन के कितने एटम मौजूद हैं, तो उनकी रेशियो को कंपेयर करेंगे कि कम होने में कितना टाइम लग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एज पता चल जाएगी। बेसिकली अभी के लिए ना आपको सिर्फ यही बताना ज़रूरी है कि एज कैलकुलेट की जा सकती है और उस मेथड को क्या कहते हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अगर आप चाहें कि बाकायदा तौर पे आपको पूरा सिखाया जाए कि कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं जो कि अभी इस लेवल पे आपको नहीं सिखाई जा सकती। इसके लिए बाकायदा एक अलग स्टडी की जाती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अभी के लिए बस आपको इसका कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था, जो कि आपकी बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सुन के आपको भी समझ आई होगी थोड़ी बहुत कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अब एक एग्जाम्पल की मदद से किसी की एज फाइंड आउट करके देखते हैं कि कैसे हम कार्बन 14 की मदद से एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके सामने 18.4 लिखा हुआ है कि कार्बन 14 और कार्बन 12 रेशियो इन अ फॉसल बोन इज फाउंड टू बी 1/4। मतलब हमारे पास एक हड्डी हमें मिली है किसी पुराने जानवर की, उसके अंदर कार्बन 14 और 12 की जो रेशियो ली है वो कितनी है, 1/4। मतलब अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो कितने रह गए हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम का चौथा हिस्सा बाकी रह गया है, ये चीज़ वो कह रहा है। और उसने ये भी बता दिया कि कार्बन 14 की जो एज है वो कितनी है, वो उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 5,730 साल। तो जो हाफ लाइफ है वो मेरे पास कितनी है, 5,730 साल। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि ये जो हड्डी है ये कितने साल पुरानी होगी। करते हैं, हमने ये हाफ लाइफ के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो किसकी इक्वल होती है, n0/2 की पावर। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू उसने दी हुई है ये, तो मैं n की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ। तो n की जगह पे आ जाएगा n0/4 इज इक्वल टू n0/2 की पावर t। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n ये 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और n0/2 की पावर t। n0 कैंसल, इन दोनों को मैं रेसिप्रोकल लेके ऊपर ले आऊंगा, बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो 2 इज इक्वल टू t आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बोन के अंदर जो कार्बन 14 की मिकदार कम हुई है, कम होने में कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। तो टोटल कितना टाइम लगा होगा, जो टोटल टाइम है वो बराबर होता है एक हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ है हमारे पास 5,730 साल,
और कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2 गुजरी हैं। इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 11460 ईयर्स। मतलब कि इस हड्डी में कार्बन 14 की मिकदार एक जिंदा हड्डी की बनिस्बत 4 गुना होगी थी कम। और 4 गुना कम होने में कितनी हाफ लाइफें गुजरी थी, 2 हाफ लाइफें गुजरी थी। अब 2 हाफ लाइफें गुजरने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 11,460 साल लगते हैं। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि ये जो हड्डी है ये 11,460 साल ही पुरानी हो सकती है। तो देखें इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाते हैं इजीली कि कितनी पुरानी हमारी चीज़ होगी जो हमें मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्बन डेटिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कैसे इसे एक एज कैलकुलेट की जाती है उसको आपने इस एग्जांपल से समझ लिया होगा। मजीद किसी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।